नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और हम बात कर रहे थे आरबीएससी 10वीं क्लास के अंदर सामाजिक विषय के बारे में, और उसमें हमने पहला दूसरा लेसन किया था, क्योंकि एग्ज़ाम जो लॉकडाउन की परिस्थिति के कारण वो रुकी हुई थी, वो अभी नया टाइम टेबल आ चुका है और 29 व 30 तारीख को एग्ज़ाम होना है। तो 29 तारीख का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का आपका पेपर है। तो उसके अंदर अपन बात करेंगे आज आपके लेसन पांचवें लेसन के बारे में। पांचवा लेसन का नाम है लोकतंत्र। चलिएगा लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। लोकतंत्र, पहली बात तो यही कि लोकतंत्र है क्या, किसे कहते हैं लोकतंत्र। अब देखो, लोकतंत्र अंग्रेजी का शब्द है जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है, पहली बात हिंदी अनुवाद। डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है, और ये डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है डेमोस और दूसरा है क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है जनता, और क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति। कुल मिलाकर इन दोनों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जनता की शक्ति। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा, डेमोस का मतलब जनता, क्रेटिया का मतलब शक्ति, यानी जनता की शक्ति। यानी वह शासन व्यवस्था जिसके अंदर किसकी सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, जनता की भागीदारी होती है। यानी एक व्यक्ति आता जिसका नाम है अब्राहम लिंकन, और अब्राहम लिंकन ने इस लोकतंत्र से संबंधित बहुत अच्छी परिभाषा दी थी, जिसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा निर्मित शासन है। यानी लोकतंत्र के अंदर जितनी भी शक्ति काम करेगी वो कौन सी करेगी, जनता की करेगी। जनता अगर चाहेगी तो लोकतंत्र, सफल लोकतंत्र का निर्माण कर सकती है। जनता अगर चाहेगी तो इस लोकतंत्र के अंदर, इस शासन व्यवस्था के अंदर अच्छे कानूनों का निर्माण करवा सकती है। जनता चाहती है तो इस लोकतंत्र के शासन व्यवस्था के अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसको हटा भी सकती है, सरकार जो होती है उसको हटा भी सकती है, उसके अंदर विभिन्न नीतियां व विधियां भी बना सकती है, और उसको, उस सरकार को बना भी सकती है और हटा भी सकती है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य, शाब्दिक अर्थ यही निकलता है कि यहाँ पर इस लोकतंत्र के अंदर, सरकार के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो जनता की रहती है। यानी यहाँ पे जनता जनार्दन है। तो ये तो हो गया आपका लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है, पहली बात। और इस डेमोक्रेसी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेटिया, जनता की शक्ति। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लोकतंत्र यानी लोक, और तंत्र यानी किसका, लोगों का तंत्र। तो यहां से इस नाम से भी पता चल रहा है किसका तंत्र है, ये लोगों का तंत्र। आपने देखा होगा कि प्राचीन समय के अंदर लोकतंत्र नहीं था, उस समय कौन सा तंत्र चलता था, राजतंत्र चलता था। कौन सा, राजतंत्र। इस राजतंत्र के अंदर इसका तात्पर्य होता था राजा का तंत्र। यानी यहां पे राज किसका चलता था, राजा का चलता था। यहां पे लोगों का नहीं, यहां पे तो किसका चल रहा है, लोगों का चल रहा है, यानी जनता का चल रहा है। यहां पे किसका चल रहा है, राजा का चल रहा है। तो ये राजतंत्र, राजाओं का राज होता है, वो सरकार कौन सी होती है, राजतंत्र कहलाएगी। जहां पर जनता की भागीदारी होती है वो सरकार कौन सी कहलाएगी, लोकतंत्र कहलाएगी। चलिएगा, लोकतंत्र को और अधिक स्पष्ट करें तो लोकतंत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, नंबर 1 राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र।
राजनीतिक लोकतंत्र की अगर बात करें तो इस राजनीतिक लोकतंत्र को किस नाम से जानते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र को पश्चिमी लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। इस राजनीतिक लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। इस राजनीतिक लोकतंत्र को पश्चिमी लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र और मार्क्सवादी लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र के बहुत सारे नाम मिलते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र भी है, पश्चिमी लोकतंत्र भी है, उदारवादी लोकतंत्र भी है और मार्क्सवादी लोकतंत्र भी है। राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर दो भाग आते हैं। एक तो आता है आपका राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, दूसरा आता है शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। तो इसके दो अर्थ हो गए, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र और शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के एक प्रकार के यानी इसके दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है सैद्धांतिक पक्ष, एक होता है व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष तो है आपका ये, व्यवहारिक पक्ष कौन से आपका ये। तो यहाँ पे राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र है। वर्तमान के अंदर कौन सा पाया जाता है? राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र को अपन वर्तमान में स्थापित कर रखा है सरकार के रूप में। यानी लोकतंत्र जो अपनी जो सरकारें होती है, यानी जो केंद्र की होती है, जो राज्य सरकारें होती है, उसे तो अपन लोकतंत्र कहते हैं। मुख्य रूप से कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक सरकार है, एक शासन व्यवस्था चलाने की एक संस्था होती है। अपने जो वर्तमान की जो शासन व्यवस्था चलाने की एक संस्था होती है, उसे पर क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। उस सरकार के अंदर कौन सा तंत्र पाया जाता है? लोकतंत्र पाया जाता है। अब राजनीतिक लोकतंत्र की अगर बात करें तो राजनीतिक लोकतंत्र को दो रूपों में विभाजित कर रखा है। नंबर एक, इसके दो भाग हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और इसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र को किस नाम से जानते हैं? शुद्ध लोकतंत्र। ठीक है। और दूसरा जो रहता है वो रहता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और इसको किस नाम से जानते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो राजनीतिक लोकतंत्र है, पश्चिमी जगत, उदारवादी, मार्क्सवादी, दो प्रकार है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसे शुद्ध लोकतंत्र कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। अब प्रश्न आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्या है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। 10वीं क्लास के अंदर सबसे बढ़िया प्रश्न इस बार बनने की आशंका यहीं से है कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट करें। पहली बात, इससे इसको दोनों को समझाने से पहले एक चीज और बताऊंगा मैं कि अब देखिए वर्तमान के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोनों ही पाया जाता है विषयों के अंदर, लेकिन संपूर्ण विषयों के अंदर, अधिकतर विषयों के अंदर कौन सा लोकतंत्र पाया जाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। और इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात करें तो इसके अंदर भी दो भाग है, इसको भी दो भागों में विभाजित कर रखा है। नंबर एक, संसदात्मक लोकतंत्र और नंबर दो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसका भाग है, राजनीतिक लोकतंत्र का। अप्रत्यक्ष भी इसका भाग है। अप्रत्यक्ष को दो भागों में है, एक तो संसदात्मक लोकतंत्र और एक कौन सा आपका अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अब बात यह रहती है कि संसदात्मक भारत के अंदर कौन सा लोकतंत्र पाया जाता है। प्रश्न आ जाए, सुने, भारत के अंदर सामाजिक कौन सा लोकतंत्र पाया जाता है, राजनीतिक लोकतंत्र पाया जाता है। भारत में कौन सा लोकतंत्र पाया जाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। भारत के अंदर कौन सा लोकतंत्र पाया जाता है, संसदात्मक लोकतंत्र पाया जाता है। प्रश्न आ जाए, संसदात्मक लोकतंत्र व अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में अंतर क्या है, अभी बात करने वाले हैं। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है, अभी बात करने वाले हैं। संसदात्मक लोकतंत्र क्यों पाया जाता है, ये सुने पहले। संसदात्मक लोकतंत्र इसलिए पाया जाता है क्योंकि भारत के अंदर, भारत है वो एक, भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है। कौन सी है, संसदीय शासन व्यवस्था, और इसके अंदर संसद पाई जाती है। इस वजह से भारत के अंदर कौन सा लोकतंत्र पाया जाता है, संसदीय लोकतंत्र। क्योंकि भारत के अंदर जो उच्च सरकार होती है, उच्च स्तर की सरकार होती है, वहां पे क्या पाई जाती है, एक संसद पाई जाती है, जिसके दो भाग होते हैं। ठीक है, एक तो आपका लोकसभा, एक आपका राज्यसभा, एक तीसरा अंग होता है जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। तो ये संसदात्मक, यानी भारत के अंदर संसद पाई जाती है, जिसे सर्वोच्च सदन माना जाता है। तो ये संसदात्मक लोकतंत्र है। ठीक है, उसके बाद में अध्यक्षात्मक है। अध्यक्षात्मक का मतलब है कि भारत के अंदर संसद है, अध्यक्षात्मक नहीं है। क्यों, अध्यक्षात्मक का मतलब है कि ये राजतंत्र से संबंधित है, यानी किसी देश के अंदर एक अध्यक्ष होना चाहिए। सारी शासन व्यवस्था किसके नाम से चलेगी, अध्यक्ष के नाम से चलेगी। कोई एक राजा होना चाहिए, उस राजा के नाम से चलेगी, नहीं। भारत के अंदर कौन सा है, संसद है, कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई राजा नहीं है। इस वजह से भारत के अंदर कौन सा नहीं पाया जाता है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र नहीं पाया जाता। अब अपन बात करेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और इधर आपका है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अब ध्यान रखना, यह है आपकी सरकार, यह है आपकी जनता। जिस देश के अंदर जनता संपूर्ण अपनी शक्ति का प्रयोग करती हुई डायरेक्टली क्या करती है, यानी जनता डायरेक्ट सरकार को चुनती है। क्या करती है, डायरेक्ट सरकार, यानी जिस देश की जनता डायरेक्ट अगर सरकार को चुन लेती है तो उस देश के अंदर कौन सा लोकतंत्र माना जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है। प्रत्यक्ष का मतलब ही क्या होता है, डायरेक्ट है, यानी जनता क्या करेगी, डायरेक्ट जाके सरकार को मत देगी। अपना जो वोट होता है, अपना बहुमूल्य मत होता है, वो जनता क्या करेगी, डायरेक्ट किसको देगी, जाके सरकार को देगी। तो वो कौन सा लोकतंत्र होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा। अगर उस देश की जनसंख्या, यानी सरकार, यहाँ पे सरकार है, सुन लीजिएगा, यहाँ पे जनता है, जनता डायरेक्ट सरकार को मत न देकर पहले अपने किसी प्रतिनिधि को चुनती है। किसको, प्रतिनिधि को कह सकते हो, उम्मीदवार कह सकते हो। समझ रहे बात को, जनता पहले अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि चलकर क्या करता है, सरकार को चुनता है। यानी ये प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। बात को समझ रहे हो, पहले ये प्रतिनिधि को चुन रही है, उसके बाद में क्या कर रही है, सरकार को चुन रही है। पहले प्रतिनिधि का मतलब मानते हैं, यहां पे सुनिए एक एग्जांपल और है, जिस तरह से मानते हैं सरकार है, तो सरकार को अगर मान लेते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, ये हम लोग हैं, जनता है, ये मान लेते हैं, यहाँ पे सांसद मान लेते हैं, एमएलए मान लेते हैं, ठीक है। अब जनता क्या करेगी,
पहले अपने एमएलए को चुनेगी, पहले अपने विधायक को चुनेगी, पहले अपने सांसद को चुनेगी, पहले अपने पार्षद को चुनेगी, पहले अपने सरपंच को चुनेगी। और वो ये सारे उम्मीदवार, ये सारे प्रतिनिधि मिलकर क्या करेंगे, किसी एक सरकार का निर्माण करेंगे। तो पहले अपन इस साइड में जा रहे हैं, उसके बाद इस साइड में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कभी आपने देखा है, आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया है कि डायरेक्ट जाके? नहीं दिया ना। पहले क्या करते हो, पहले किसी एक एमएलए को चुनते हैं, उसके बाद में वो एमएलए, वो सांसद, वो विधायक, जो भी है अपन बात कर रहे हैं, किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे किसी स्तर की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, तो अपन क्या करते हैं, पहले प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उसके बाद वो डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे सरकार को चुनते हैं। तो ये इस रास्ते से होकर अपन जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जनता डायरेक्ट ही जाके क्या करेगी, सरकार का निर्माण करेगी। यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री है तो सरकार क्या करेगी, डायरेक्ट प्रधानमंत्री का निर्माण करेगी। और यहाँ पे सारे कानूनों को निर्माण भी कौन करेगी, सरकार करेगी, जनता करेगी। जितने भी नीतियों को निर्माण होगी कौन करेगी, जनता करेगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी जनता जनार्दन है, यहाँ पे भी जनता जनार्दन है तो लोकतंत्र दोनों में। लेकिन लोकतंत्र में फर्क ये है कि यहाँ पे जनता डायरेक्ट किसी सरकार का निर्माण कर रही है, यहाँ पे जनता इनडायरेक्टली क्या कर रही है, किसी सरकार का निर्माण कर रही है। तो ये अपना क्या हो गया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अंतर अगर पूछ ले तो बहुत सारे अंतर, कितना भी अंतर लिख सकते हो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो। क्योंकि यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, कोई भी संसद वगैरह नहीं होगी, ना कोई संसद होगी, ना कोई विधानमंडल होगा, ना कोई लोकसभा होगी, ना कोई राज्यसभा होगी, बात तो समझ रहे हो, ना कोई विधानसभा होगा, ना विधान परिषद होगी, समझ रहे हो। और यहाँ पे क्या होगी, ये सारी फॉर्मेलिटीज होगी, कौन कौन सी, यहाँ पे संसद भी होगी, यहाँ पे विधानमंडल भी होगा, यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारे यहाँ पे होंगे। और कानूनों का निर्माण यहाँ पे सरकार, जनता नहीं करेगी, यहाँ पे कौन करेगी, सरकार करेगी। जितने भी कानूनों का निर्माण करती है यहाँ पे जनता नहीं करती, कौन करती है, सरकार करती है। यहाँ पे कौन करती है, जनता खुद करती है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा अंतर यह भी है कि यहाँ पे अगर मानते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये हमेशा उन देशों के अंदर ही पाया जाता है जहां की जनसंख्या क्या होती है, कम जनसंख्या होती है। क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वही संभव है जहां उस देश की जनसंख्या सबसे कम होती है। उस देश के अंदर ही कौन सा लोकतंत्र पाया जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होती है, जिस देश का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, उस देश के अंदर कौन सा लोकतंत्र पाया जाएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाएगा। यह भी अंतर हो गया। अब बात यह रहती है कि क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया कहां जाता है, विश्व में। ध्यान रखोगे, संपूर्ण विश्व का एकमात्र देश छोड़कर सभी के अंदर कौन सा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। कौन से देश को छोड़कर, स्विट्जरलैंड। विश्व के अंदर एकमात्र देश है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के अंदर भी 5 प्रांतों के अंदर कौन सा लोकतंत्र पाया जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। बाकी संपूर्ण विश्व के अंदर कौन सा लोकतंत्र पाया जाएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाएगा। तो ये अपनी बात रहती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की। राजनीतिक लोकतंत्र के 2 भाग हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष में अपन बात कौन कौन सी की है, एक तो संसदात्मक की है और एक कौन सी अध्यक्षात्मक की है। और संसदात्मक व्यवस्था है तो संसदात्मक व्यवस्था आपके अगले लेसन में अपन चर्चा करेंगे, 6ठे लेसन में, जहां पे आपकी संसद पाई जाती है। चलिए अब आपका लोकतंत्र का दूसरा जो टाइप्स है वो है आपका सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र। अब सामाजिक लोकतंत्र क्या है, सुनिए। सामाजिक लोकतंत्र की अगर परिभाषा आपसे पूछ ले कि सामाजिक लोकतंत्र है क्या, समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को किस नाम से जानते हैं, सामाजिक लोकतंत्र। दोबारा से सुन लेना, सामाजिक लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या होगी, समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को किस नाम से पुकारते हैं, सामाजिक लोकतंत्र के नाम से पुकारते हैं।
और सामाजिक लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि सामाजिक लोकतंत्र है क्या। सुनिए, सामाजिक लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। सामाजिक लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य होता है कि सभी में समानता की व समान अवसरों को उपलब्ध करवाना। ये दो कॉन्सेप्ट है। पहली बात, इसका लक्ष्य यह होता है कि सभी लोगों के अंदर समानता होनी चाहिए, इसका मुख्य लक्ष्य होगा। किसका? सामाजिक लोकतंत्र के अंदर, यानी सभी लोग क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, ना कि उन लोगों के अंदर कोई भेदभाव होना चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए, सारे क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। इनका मुख्य लक्ष्य होगा। सामाजिक लोकतंत्र है, समाज के जितने भी लोग हैं वो सारे क्या होंगे? समान होंगे। कहाँ के? कौन से? समाज के। समाज के जितने भी सदस्य होंगे वो सारे क्या होंगे? समान होंगे। दूसरा लक्ष्य होता है कि समाज के सभी सदस्यों को क्या मिलता है? समान अवसर मिलना चाहिए। जितने भी लाभ के अवसर होते हैं, जितने भी योजनाएं होती हैं, जितने भी कानून होते हैं, वो क्या होने चाहिए? समाज के सभी सदस्यों को समान अवसर, समान लाभ मिलने चाहिए। ये इसका मुख्य लक्ष्य रहेगा, ये मुख्य इसका टारगेट रहता है। चलिए, अब बात ये रहती है कि अब समान किस आधार पर होना चाहिए? समानता किस आधार पर होनी चाहिए? समानता किस आधार पर होनी चाहिए? समानता, सुनिए, समानता रंग, जाति, वर्ण, मूल स्थान, यानी रंग, जाति, वर्ण, मूल स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर, रंग, जाति, वर्ण या मूल स्थान और लिंग के आधार पर किसी के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसका मुख्य लक्ष्य रहेगा? सामाजिक लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य रहेगा। तो ध्यान रखोगे, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार रिपीट होगा, ध्यान रखना ये, क्योंकि यहाँ पे प्रकार में भी आएगा, आगे आपके लोकतंत्र के सिद्धांत दे रखे हैं 5, उसमें भी आएगा, और आगे आपके सफल लोकतंत्र की, अगर आपको किसी भी देश के अंदर सफल लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो आप क्या करोगे? तो वहां पे सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना भी वहां पे आपको करनी पड़ेगी। तो सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है कि समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि समाज के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनके साथ में कभी कोई किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसके आधार पर नहीं होना चाहिए? रंग, जाति, वर्ण, मूल स्थान, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव उनके साथ में नहीं होना चाहिए। ये सरकार का मुख्य लक्ष्य होता है सामाजिक लोकतंत्र के अंतर्गत। बातों समझ गए? उसके बाद में आपका आता है आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र है। अब आर्थिक लोकतंत्र की परिभाषा सुन लेना। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। बहुत बढ़िया है। अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था के आधार पर, अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। उसके अंदर तो समाज के अंदर जाति, वर्ण, लिंग व वर्ण के आधार पर क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या दे रखा है इसने? यहाँ पर यह दिया है कि अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र है, यानी आर्थिक आधार पर
आर्थिक आधार पर, पैसे के आधार पर क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी अगर समाज के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, समाज में आर्थिक रूप से सभी व्यक्ति समान होंगे। बात को समझ गए? यानी आर्थिक रूप से सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। अर्थव्यवस्था के आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर इसका मुख्य लक्ष्य ये रहता है कि भारत के अंदर एक तो गरीब और अमीर, गरीब व अमीर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई रहती है। जो ये खाई है, यानी गरीब और वह अमीर के बीच में भारत के अंदर सबसे बड़ी खाई पाई जाती है। उस खाई की भरपूर्ति करने के लिए, उस खाई को समाप्त करने के लिए कौन से लोकतंत्र की स्थापना कर रखी है, आर्थिक लोकतंत्र। यानी इस खाई को जिस दिन ये खाई अपने आप से समाप्त हो जाएगी, उस दिन भारत के अंदर क्या हो जाएगा, एक भारत विकासशील देश भी माना जाएगा। क्योंकि भारत के अंदर सब गरीबी की समस्या सबसे बड़ी मानी जाती है, बेरोजगारी की समस्या भी मानी जाती है। तो ये आपका समाज है, आर्थिक रूप से क्या नहीं होना चाहिए, आर्थिक रूप से सभी व्यक्ति समान होंगे, ये भी इसके अंदर रहेगा। उसके बाद में आपका रहता है तीसरा, नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र रहेगा। नैतिक लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य होता है नैतिकता। एटीन 1789 फ्रांस की क्रांति, यहां पे दो शब्द आते हैं इसके अंदर, स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा। इसका मुख्य लक्ष्य जो रहता है वो नैतिक लोकतंत्र है। यानी यहां पर एक व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। पहला लक्ष्य है एक व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, नंबर 1। नंबर 2 है कि इस फ्रांस की क्रांति में नैतिक लोकतंत्र की जो ये विचारधारा है सबसे पहले उभर कर आई सामने अपने, और इस विचारधारा के अंदर ये कहा गया कि नैतिक लोकतंत्र के अंदर पहली बात क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। दूसरी बात, सभी व्यक्ति क्या होना चाहिए, समानता से जीने चाहिए देश के अंदर। तीसरी बात ये कि भाईचारे को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। तो 3 बातें फ्रांस की क्रांति से उभर कर सामने आती है। और उसके बाद दूसरा लक्ष्य ये रहता है कि एक व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व में विकास करना। किसका ध्येय रहेगा, किसका मुख्य लक्ष्य रहेगा, नैतिक लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य रहेगा। तो अपन बात की थी लोकतंत्र के बारे में 4 टाइप्स के। एक तो आपका था राजनीतिक लोकतंत्र, उसके अंदर अपन बात की थी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष के बारे में। राजनीतिक लोकतंत्र के बाद में अपन की थी सामाजिक लोकतंत्र, जो समाज के अंदर सभी व्यक्ति समान होने चाहिए। उसके बाद अपन बात की थी आर्थिक लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात की थी नैतिक लोकतंत्र। चलिए अब रहता है लोकतंत्र के सिद्धांत। लोकतंत्र के सिद्धांत कितने माने जाएंगे, 5। नंबर 1, परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत पहला। नंबर 2, बहुलवादी सिद्धांत। नंबर 3,
अभिजन वर्गीय या फिर कह सकते हो इसको विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। उसके बाद में आपका रहता है मार्क्सवादी सिद्धांत। इसके बाद में आपका रहता है समाजवादी सिद्धांत। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है, बहुलवादी सिद्धांत है, अभिजन वर्गीय विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत है, समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत के बारे में अभी भी अपने चर्चा की थी, सेम टू सेम वही है, यानी समाज के अंदर सभी व्यक्ति क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, इसका मुख्य लक्ष्य रहेगा। अब रहती है बात परंपरागत विचारधारा। अब ये परंपरागत विचार यानी परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत का मतलब एक प्रश्न तो पहला यहीं से बनता है कि लोकतंत्र के विभिन्न कितने सिद्धांत हैं, उनके नाम लिखें। या फिर प्रश्न बन सकता है कि लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों के नाम लिखते हुए किसी एक को समझाइए या एक का वर्णन कीजिए। यह भी एक बढ़िया प्रश्न बनता है। सबसे बढ़िया प्रश्न है ये, परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है क्या? परंपरागत का मतलब है कि लोकतंत्र से संबंधित, परंपरागत यानी प्राचीन समय के अंदर बहुत सारे विद्वान हुए थे, उन विद्वानों ने लोकतंत्र से संबंधित कुछ विचारधाराएं अपने रखी थी, कुछ विचार अपने रखे थे इस परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत, और उन विचारों को एक श्रेणी में रखा गया था। उस श्रेणी का नाम क्या रख दिया था? परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। इस श्रेणी के अंदर कौन से विचार थे? लोकतंत्र से संबंधित विचार थे। बात को समझ गए? परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के अंदर कौन से विचार है? लोकतंत्र से संबंधित विचार है। बहुत सारे विद्वानों ने इसके अंदर खोज की, रिसर्च किया और उसके बाद में अपने अपने अलग अलग मत दिए। अब यहाँ पे बात ये रहती है कि ये विद्वान थे कौन से, तो यहां से प्रश्न बनेगा, एक नंबर यानी सिंगल लाइनर वाला प्रश्न है, विचारक। विचारक के अंदर आपका रहेगा लोक, रूसो, बेंथम, J.S. मील, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर, ये इसके मुख्य विचारक थे। इसमें से कम 3 तो आपको याद रखने। यहां से अलग से प्रश्न बनने की सबसे ज्यादा बढ़िया आशंका रहती है कौन सा? विचारक से, कि परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के कौन कौन से विचारक माने जाते हैं। तो लोक, रूसो, बेंथम, J.S. मील, अब्राहम लिंकन, जेफरसन और हर्बर्ट स्पेंसर, ये इसके क्या माने जाते हैं? परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के विचारक। परंपरागत है, नाम से पता चल रहा है, प्राचीन समय का सिद्धांत है, लोकतंत्र से संबंधित क्या इसके अंदर विचारधारा है, मत है। बहुत सारे लोगों ने दिए थे। कौन कौन से लोगों ने दिए थे? इन लोगों ने दिए थे। दूसरा आपका आता है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत के अंदर बात करते हैं तो बहुलवादी सिद्धांत, यहां से नाम से पता चलता है बहुलवादी, बहुत सारे लोगों की विचारधारा। बात को समझ रहे हो? बहुलवादी का मतलब क्या होगा? बहुत सारे लोगों की विचारधारा किससे संबंधित? डेमोक्रेसी से संबंधित, लोकतंत्र से संबंधित। लोकतंत्र से संबंधित, इस डेमोक्रेसी से संबंधित बहुत सारे लोगों की विचारधारा थी, और उन विचारधाराओं को किस नाम से जानते हैं? बहुलवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर आपके 2 सबसे ज्यादा रहते हैं। एक तो है रॉबर्ट मिचेल्स
रॉबर्ट मिचेल्स। रॉबर्ट मिचेल्स ने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था दी पॉलिटिकल पार्टीज। एक व्यक्ति और आता है मोस्का इतावली। मोस्का इतावली ने भी इस बहुलवादी विचारधारा के अंतर्गत एक अपनी पुस्तक रची थी, जिसका नाम था द रूलिंग क्लास। तो दो पुस्तक ये भी याद रखोगे, सबसे बढ़िया प्रश्न बनेगा सिंगल लाइनर। क्या रॉबर्ट मिचेल्स की पुस्तक का नाम क्या है, या फिर मोस्का इतावली की पुस्तक का नाम क्या है, या फिर द पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, द रूलिंग क्लास के रचयिता कौन है। विशेषतः तो ये दो सिद्धांत आप याद रखोगे। उसके बाद में आपका रहता है एक तो मार्क्सवादी सिद्धांत है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अंदर सारा जो रहता है मार्क्सवादियों की देन है वो, यानी मार्क्सवादी सिद्धांत किसकी देन है, मार्क्सवादियों की देन है। मार्क्सवादी एक तरह से समाज था, उसकी देन है। तीसरा जो आपका रहता है वो रहता है अभिजन वर्गीय। अभिजन वर्गीय सिद्धांत। अभिजन वर्ग यानी एक निम्न समाज था, इस निम्न समाज के ऊपर इस लोकतंत्र से संबंधित अध्ययन किया गया और इसका नाम क्या रखा गया था, अभिजन वर्गीय, या फिर कह सकते हो इसको विशिष्ट वर्गीय। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, अभिजन वर्गीय कह सकते हो, विशिष्ट वर्गीय कह सकते हो। इसके अंदर आपके विचारक आते हैं। ये किसका सिद्धांत है, लोस्की, हर्बर्ट स्पेंसर, मोस्टली ये दो आते हैं, एक तो लोस्की आता है, एक हर्बर्ट स्पेंसर आता है। तो ये आपका अभिजन वर्गीय सिद्धांत था। उसके बाद में आपका आ जाता है मार्क्सवादी सिद्धांत, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और समाजवादी सिद्धांत जो अपने पहले किया था इसके टाइप्स के अंदर, और सेम टू सेम उसके अंदर रहेगा, क्योंकि समाजवादी सिद्धांत का मतलब क्या रहेगा, समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ में क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसके आधार पर, रंग, जाति, वर्ण, लिंग, इनके आधार पर क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो वो आपका था सामाजिक लोकतंत्र। इसके बाद में आपके रहेंगे 2 पॉइंट और, एक तो गुण रहते हैं, दोष रहेंगे, और इसके साथ साथ में रहेगा एक सफल लोकतंत्र के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है। और ये अपन करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।